गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा 11th आर्ट्स ज्योग्राफी का जो 12वां चैप्टर है वायुमंडल में जल। तो वायुमंडल के अंदर हमारा जल किस रूप में होता है? ये तरल, गैस और ठोस अवस्था में तीनों रूपों में पाया जाता है। तो जो क्या है कि पृथ्वी के नीचे जो पृथ्वी के ऊपर से सूर्य के प्रकाश के कारण या किसी अन्य ताप के कारण जो पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है उसे वायुमंडल के अंदर जल के नाम से जाना जाता है। तो शुरू करते हैं। इसका टॉपिक क्या है? पहला पार्ट जो इसका टॉपिक है कि वायुमंडल की आर्द्रता, की वायुमंडल की आर्द्रता क्या होती है। तो वायुमंडल में जो भी आपको बताया कि सूर्य के प्रकाश के कारण या किसी अन्य ऊष्मा के कारण नीचे से जो जल वाष्पीकृत होकर और हमारी हवा के अंदर पहुंचता है तो उसे आर्द्रता कहा जाता है। इसी आर्द्रता को वायुमंडल में जाने के बाद वायुमंडल की आर्द्रता कहा जाता है। तो ये क्या है कि हमारे जो आर्द्रता है ये वायुमंडल के अंदर 0 से 5% तक हो सकती है। तो इसे क्या है, इतना कम होने के बाद भी जो हमारी आर्द्रता है ये एक मुख्य घटक माना जाता है हमारे वायुमंडल के अंदर। तो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प में वृष्टि होती है कि बारिश जो जब भी कहीं पर वर्षा होती है वो इसी आर्द्रता की वजह से होती है। जलवाष्प विकिरण का शोषण करती है और पृथ्वी द्वारा ऊष्मित विकिरण का एक सक्रिय नियंत्रक होता है। जलवाष्प क्या है कि जलवाष्प जो वाष्पीकरण है वो कब होता है कि जब ऊपर से सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो नीचे जो बहुत अधिक क्षेत्र में पानी फैला हुआ है तो वो पानी का वाष्पीकृत होकर और ऊपर हमारे वायुमंडल में चला जाता है। उसी के कारण तो क्या वृष्टि होती है और वो उसमें क्या मिश्रित होता है कि जो हमारे जो मिश्रण बना हुआ है, मिश्रण किस किस चीज़ का बना है? आर्द्रता और विकिरण का। तो आर्द्रता के अंदर विकिरण होना जरूरी है या ऊष्मा का होना जरूरी है। नेक्स्ट इसका टॉपिक है हमारा जलवाष्प का स्रोत एवं वितरण की। जलवाष्प का स्रोत क्या है और उसका वितरण ये कहाँ कहाँ पर कितना फैला हुआ है। तो सबसे पहले ये बता दें कि जो हमारा जलवाष्प है वो लगभग 75% विकिरण जो है सूर्य से वो प्राप्त करता है। और जलवाष्प का क्या है कि स्रोत कौन कौन से है? तो जलवाष्प के स्रोत मुख्य रूप से अगर मेन घटक हम मानते हैं तो वो ऊर्जा है जो सूर्य के विकिरण है जिसके द्वारा जलवाष्प बनते हैं। जब किसी एक जगह पे कोई पानी फैला हुआ है तो वहाँ पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश से क्या है कि नीचे का ये क्षेत्र या ये जो पानी है ये गर्म होगा तो यहाँ का जो पानी है गर्म होकर वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या है कि वो एक छोटे छोटे कण के रूप में जैसे कि भाप के रूप में ऊपर की ओर उठता है और उसी भाप को हम जो जलवाष्प या आर्द्रता कहते हैं जो बाद में हमारी वायुमंडल के अंदर जाके मिक्स हो जाती है। तो इसमें क्या है कि जो हमारे जो जलवाष्प है वो वापस ये नहीं है कि वो एक बार हवा पे चला गया तो वहीं पे रहेगा। इसका जो साइकिल है या सर्कुलेशन है वो चलता रहता है। यहाँ से क्या है जलवाष्प बन के ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से क्या है उसका कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन होकर वापस फिर से वर्षा के रूप में वो धरती के ऊपर वापस आया था। जैसे कि संघनन के बारे में या कंडेंसेशन के बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। तो नेक्स्ट आगे वाष्पीकरण की। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण जो अभी आपको क्योंकि ये जो टॉपिक है ये इस लेसन में सिर्फ जलवाष्प के बारे में या वाष्पीकरण के बारे में, संघनन के बारे में ही टॉपिक चलेगा। तो वाष्पीकरण आपको पहले बता दिया जाए तो क्या होता है कि वाष्पीकरण में नीचे से जो हमारा पानी है वो सूर्य के जो इसके संपर्क में आने के बाद जो नीचे का पानी गर्म होने के बाद भाप बन के ऊपर की तरफ चला जाता है तो इसे वाष्पीकरण कहा जाता है। तो वाष्पीकरण के इसमें घटक बताए गए कि कौन कौन से है और वो किन कारणों से वाष्पीकरण है वो बनता है। तो इसमें पहला पार्ट है इसका तापमान, कि तापमान की वजह से वाष्पीकरण कैसे होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि जो नीचे का ये जो पानी है वो पानी किस चीज के कारण गर्म होता है कि वो सूर्य की प्रकाश के कारण गर्म होता है। सूर्य के प्रकाश को ही हम तापमान या टेम्परेचर कहते हैं। तो सूर्य के प्रकाश का टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बीच में बादल आने की वजह से जो सूर्य का प्रकाश है वो नीचे पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता तो उस टाइम यहाँ पे क्या है जो हमारे नीचे का टेम्परेचर है वो कम होता है। तो कम होने की वजह से यहाँ का जो पानी का वाष्पीकरण है वो कम होगा। अब जैसे कि सर्दियों के अंदर जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी पर पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाता तो इस टाइम वाष्पीकरण कम होता है। लेकिन गर्मियों में क्या है इसका वाष्पीकरण पानी का बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधे आके पृथ्वी पर पड़ता है और कम से कम 40 से 50 के बीच में जो हमारा तापमान टेम्परेचर होता है उसकी वजह से ज़्यादा वाष्पीकरण होता है। नेक्स्ट इसका दूसरा पार्ट है वायु की शुष्कता, कि वायु की शुष्कता कितनी है। अब अगर हम इसे एक एग्जांपल के द्वारा देख सकते हैं कि एक पानी की बाल्टी है जो पहले से ही भरी हुई है ऊपर
तक। तो अगर भरी हुई है तो उसमें क्या है, कितना पानी और डाल सकते हैं कि जितनी वो थोड़ी बहुत खाली रहती है उतना ही पानी और डाल पाएंगे। लेकिन अगर ये बाल्टी खाली हो बिल्कुल, तो इसमें हम क्या करेंगे, पानी ज़्यादा डाल सकते हैं या बाल्टी को भर सकते हैं। तो वायु की शुष्कता का भी वही लिंक है कि अगर कोई एक वायु है जो बिल्कुल शुष्क है या खाली है तो उसके अंदर वाष्पीकरण ज़्यादा आ जाएगा, और अगर कोई वायु है जो पहले ही पूर्ण रूप से संतृप्त है तो उसके अंदर जो हमारा वाष्पीकरण है वो कम होगा और जो आर्द्रता है वो कम ग्रहण करेगा। नेक्स्ट इसका तीसरा पार्ट है बादल, कि बादल की वजह से जो हमारे वाष्पीकरण है उसमें किस प्रकार ह्रास या ज्यादा बढ़ता है। तो एक जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के ऊपर सीधा पड़ता है तो जो हमारे नीचे का यहाँ का जो पानी था वो क्या है, वाष्पीकृत होता है। लेकिन जब इसके बीच में यहाँ पर बादल आ जाते हैं तो बादल आने की वजह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक सीधा नहीं पहुंच पाता, और जो प्रकाश क्या है बहुत ही कम पृथ्वी के ऊपर आएगा। जैसे कि आपको पहले बताया कि अगर सर्दियों में और बादल होने की वजह से दो टाइम में क्या है, जो हमारा वाष्पीकरण है वो क्या कम होता है। तो बादल आने की वजह से सूर्य का प्रकाश अगर यहाँ तक नहीं पहुंचेगा तो यहाँ से वाष्पीकरण नहीं होगा। तो आगे हमारे इसका चौथा पार्ट है जल क्षेत्र का विस्तार, कि जल क्षेत्र का विस्तार की वजह से जो वाष्पीकरण उसमें कैसे बढ़ता है। तो एक कोई क्षेत्र है जहाँ पे थोड़ी सी जगह पे कुछ पानी पड़ा हुआ है और दूसरी जगह पे एक क्षेत्र है जहाँ पे बहुत ज्यादा पानी पड़ा हुआ है। अब सूर्य का प्रकाश तो इस पर इतनी दूरी में पड़ेगा और यहाँ पर क्या है काफी ज्यादा दूरी में पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरा प्रकाश, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सभी जगह एक जैसा रहता है अगर वो जगह पास हो। जैसे कि अगर हम उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो पूरे उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश एक जैसा पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा उत्तरी ध्रुव है उसे छोड़कर। तो क्या है, यहाँ पे ज्यादा दूरी में प्रकाश पड़ने से यहाँ से वाष्पीकरण काफी ज्यादा दूरी में से होगा, यहाँ पे कम दूरी में प्रकाश पड़ने से कम दूरी में वाष्पीकरण होगा। तो जो जगह जितनी ज्यादा होगी, जल क्षेत्र का विस्तार जितना ज्यादा होगा, वाष्पीकरण उतना ही ज्यादा होगा। आगे हमारा नेक्स्ट पार्ट है इसका पांचवा, कि पवन का वेग। पवन का वेग ज्यादा होने से जो वाष्पीकरण है वो ज्यादा होगा, और अगर पवन का वेग कम हुआ तो हमारा वाष्पीकरण कम होगा। क्योंकि एक जगह पे किसी भी जगह पे जब वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण होने से क्या है, उन हवाओं के अंदर जैसे यहाँ से वाष्पीकरण हो रहा है सूर्य के कारण, और यहाँ की जो ऊपरी हवा थी वो पूर्ण रूप से संतृप्त हो गई है। संतृप्त होने का मतलब है नीचे से जो पानी ऊपर गया तो वो हवा के अंदर यहाँ पर रुकना शुरू हो गया। लेकिन जब ये हवा अगर रुकी हुई है तो इस जगह पे क्या है कि कम जो जलवाष्प है इसके अंदर हवा के अंदर आ पाएंगे। लेकिन अगर ये हवा चलती रहे, अगर इसको एक एग्जांपल के द्वारा अगर हम देखना चाहें तो जैसे एक रेलगाड़ी है, तो रेलगाड़ी का एक ही डिब्बा अगर एक जगह खड़ा रहेगा तो उसमें कम व्यक्ति सवार हो सकते हैं। लेकिन अगर ये डिब्बा आगे चला जाए, पीछे वाला डिब्बा यहाँ पर आ जाए तो उसमें और व्यक्ति चल सकते हैं, क्योंकि पीछे से जो हवा आ रही है वो किसी महाद्वीप से आती होगी, और आगे जो हवा जा रही है वो है आगे समुद्र या महाद्वीप के ऊपर जाकर और ऊपर की गर्म होके ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है, और ऊपर जाके फिर से संतृप्त होके जो संघनन होके या कंडेंसेशन होके वो वापस हवा नीचे की तरफ उतरेगी। तो क्या है कि जो हवा अगर जितनी चलती रहेगी उतनी ही ज्यादा आर्द्रता अपने अंदर समा सकती है। नेक्स्ट इसका पार्ट है संभाव्य वाष्पन वाष्पोत्सर्जन, कि संभाव्य वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि किसी एक जगह पे ठोस तरल या गैस अवस्था में, या ठोस और तरल दोनों अवस्थाओं में से, जैसे एक कोई बर्फ है और एक कोई पानी है, तो इनके जब एक बर्फ है, बर्फ को अगर हम खुली जगह में छोड़ेंगे तो इनमें से क्या है भाप निकलनी शुरू हो जाती है, या कोई ठंडा पानी एक जगह हम छोड़ेंगे तो इसमें से क्या है भाप निकलनी शुरू हो जाती है, या कोई एक लकड़ी है जिसे हम धूप में छोड़ देते हैं तो जो पहले गीली थी लेकिन जब ये सूखेगी तो उसमें से क्या है उसका वजन कम होना शुरू हो जाएगा और उसके अंदर जो नमी थी वो भी वहां से निकलनी शुरू हो जाएगी। तो इन तीनों में से ये जो गैस के रूप में निकल रहा है इसे संभाव्य वाष्पन वाष्पोत्सर्जन के नाम से जाना जाता है। आगे नेक्स्ट पार्ट है हमारा आर्द्रता, की आर्द्रता क्या होती है। आर्द्रता जैसे कि आपको पहले बताया जा चुका है, लेकिन इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल में जानकारी मिलेगी कि आर्द्रता जब हमारे वाष्पीकरण के कारण जो वाष्पोत्सर्जन में सूर्य के प्रकाश के कारण जो वाष्पीकरण होता है उसमें आर्द्रता जो हमारे जो या पानी है या जो गैसें हैं हमारे वातावरण के अंदर जाती है, वायुमंडल के अंदर जाती है, उसे आर्द्रता कहा जाता है। तो उदाहरण के लिए अगर जो आर्द्रता है वो टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ती और घटती रहती है, जैसे कि आपको
पिछले पार्ट में बताया था कि तापमान किस प्रकार इसको प्रभावित करता है। तो जो हमारा उदाहरण के रूप में क्या है कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तो वहाँ पर 11.4 ग्राम जल ग्रहण करेगी जो हमारी वायु है, और जैसे ही तापमान बढ़ता है वो 10 से अगर 20 होता है तो क्या है कि 20 से 21 डिग्री सेल्सियस होता है, तो जो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता है वो हमारी वहाँ की 22.2 हो जाती है। तो जैसे जैसे जो हमारा तापमान बढ़ता है वैसे वैसे जो हमारी वायु का जल ग्रहण करने का या वाष्प ग्रहण करने की जो ताकत है वो भी बढ़ती जाती है। तो आर्द्रता के हमारे मुख्य 3 प्रकार हैं। पहला है निरपेक्ष आर्द्रता, दूसरा विशिष्ट आर्द्रता और तीसरा सापेक्ष आर्द्रता। सबसे पहले निरपेक्ष आर्द्रता क्या होती है कि वायु की प्रति इकाई आयतन की एक वायु है जिसका आयतन हम किस प्रकार ले सकते हैं कि एक अक्षेत्र चुन लिया 1 मीटर बाय 1 मीटर, तो ये हो गया हमारी किसी एक जगह का घन आयतन में कह सकते हैं कि मीटर क्यूब में, तो घन आयतन। तो इसके अंदर कितना जलवाष्प विद्यमान है कि इसके अंदर कितना जल है या कितने जलवाष्प है, इसे हम निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा विशिष्ट आर्द्रता कि वायु के प्रति इकाई भार में जलवाष्प के भार को विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं कि हमने एक इतना क्षेत्र लिया और ये हवा जो है इसका वजन कितना है, उसके अंदर जलवाष्प का वजन कितना है, इसे विशिष्ट आर्द्रता के नाम से जाना जाता है। नंबर 3 है सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता क्या होती है, तो हमारा एक जो ये क्षेत्र है जिसे हम एक टुकड़े के अंदर लिया, तो इसके अंदर जो हवा है वो पूर्ण रूप से भरी हुई है, इसके अंदर कितना जलवाष्प है और यह कितना और ग्रहण कर सकता है, तो उस ग्रहण करने की अक्षमता को सापेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। तो नेक्स्ट इसका अगर पार्ट शुरू करते हैं तो वो है संघनन की। संघनन क्या होता है, संघनन वैसे तो आपको पहले ही बहुत ज़्यादा डिटेल में करवाया जा चुका है, लेकिन अगर इसको थोड़ा बहुत और कर लेते हैं कि जब सूर्य के प्रकाश के कारण जो हमारे नीचे का पानी है उस पानी के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ने से यहाँ से क्या है जलवाष्प कण ऊपर की ओर उठने शुरू हो जाते हैं। अब ऊपर की ओर जब उठने शुरू होते हैं तो जब ये ऊपर की तरफ चलते हैं तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो हमारी जो निचली परत है इसके अंदर ऊपर जाने के बाद इसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। जब इसका टेम्परेचर डाउन होगा तो जब ये 5 डिग्री से 0 और फिर -5 डिग्री तक पहुंचता है, या जब जहाँ पर उशांत बिंदु तक जब ये पहुंचता है तो वहाँ पर जाने के बाद क्या है, ये जो हमारा नीचे से गए हुए जो पानी के कण थे वो आपस में, या जो वाष्प के कण थे वो आपस में जुड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जैसे टेम्परेचर डाउन होता है जो जुड़ते हैं। क्योंकि अगर आप एग्जांपल लें तो अगर एक गिलास के अंदर हम ठंडा पानी डालेंगे तो उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री की तरफ गिलास के पानी का बढ़ना शुरू हो जाता है, या किसी गिलास के अंदर अगर हम बर्फ डालेंगे तो इसका टेम्परेचर 0 होता है। तो क्या है, बाहर जो हवा के अंदर छोटे छोटे कण हैं वो गिलास के साथ आके यहाँ पे चिपकने शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर डाउन होता है तो पानी की जो बूंदे हैं, जलवाष्प के जो कण हैं वो आपस में जुड़ने शुरू हो जाते हैं, तो इसे हम संघनन कहते हैं। तो पृथ्वी से जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो जहाँ पर जाकर उशांत बिंदु होता है या हिमांक बिंदु होता है या 0 डिग्री के पास टेम्परेचर जाना शुरू होता है, तो जो छोटे छोटे जलवाष्प के कण थे वो आपस में जुड़ना शुरू हो जाते हैं और बाद में वो छोटे छोटे कण जुड़कर एक बूंद का रूप ले लेते हैं, जिसको जो हवा है वो अपने अंदर रोक कर नहीं रख सकती। तो फिर क्या है, वो बूंद पानी के रूप में नीचे आती है। ऐसे ही हजारों बूंदें जब नीचे आती है तो वो वर्षा के रूप में नीचे आती है। तो इस प्रकार संघनन होके बारिश होती है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इसका रुद्धोदम ताप परिवर्तन। कि रुद्धोदम ताप परिवर्तन क्या होता है, तो इसका हम ये कह सकते हैं कि जैसे नीचे से यहाँ से पानी की बूंदें या जलवाष्प कण ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद क्या इसके अंदर टेम्परेचर के अंदर जो परिवर्तन आना शुरू हुआ है, या जो नीचे यहाँ पे तापमान ज़्यादा था ऊपर जाके तापमान घट गया, तो इसमें से जो हमारी ऊर्जा थी वो बाहर निकल गई, पानी की बूंदें वापस नीचे आ गई। तो ये जो ऊर्जा वहाँ से बाहर निकली है, तो इसे निकलने के बाद जो हमारा नीचे का टेम्परेचर ज़्यादा था, इन पानी की बूंदों का टेम्परेचर कम हो गया। ये जो परिवर्तन हुआ है तापमान के अंदर, इसे रुद्धोष्म ताप परिवर्तन कहा जाता है। आगे है निचला है संघनन के रूप। तो ये हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें करेंगे। और इसके बाद क्या है कि इसमें हम संघनन के रूप और हमारे बादल के प्रतिरूप और एक टॉपिक इसके साथ कोई अन्य करेंगे। थैंक यू।